भीम, जोहार, सतरंगी सलाम और आदाब। साथियों, आज हम युवा संवाद के इस तीसरे फेज के दूसरे एपिसोड में है और इस महीने में हम विमुक्त और घुमंतु समाज के अलग-अलग आवाजें देश में जो साथी संघर्ष कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से ब्रिटिश के समय से लेकर और देश सो कॉल्ड आजाद होने के बाद भी, संविधान आने के बाद भी, भले ही एक प्रकार का कानूनी तौर पर अगर क्रिमिनलाइजेशन थोड़ा हट भी गया होगा, मगर प्रैक्टिकल लेवल पर अलग-अलग प्रकार के यातनाओं को झेलते हुए, संगठित होते हुए जो नोमैडिक और घुमंतु समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से और उन समुदायों में से कुछ युवा साथियों की आवाज़ें हम इस महीने में सुनने की कोशिश कर रहे हैं। This month we are trying to listen to voices from the Vimukta and Gumantu communities, the NTDNT communities from different parts of the country who since many decades, both pre-independence and post-independence, have faced lots of struggle and are continuing to organize against criminalization of their communities for their rights to livelihood, dignity and equality under the Constitution of India. पिछले हफ्ते हमने शिक्षा और रोजगार इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर तीन साथियों से सुना था। महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से और राजस्थान से साथी थे जिन्होंने अपने संघर्ष की बात की और आज के दौर में शिक्षा और लाइवलीहुड्स का जो स्थिति है युवाओं का, उसका उन्होंने रेफरेंस किया था। और आज का जो दूसरा सेशन है, इसमें हम तीन अति महत्वपूर्ण मुद्दे, आवास का अधिकार, भूमि का अधिकार और वनाधिकार, फॉरेस्ट राइट्स, द राइट टू लैंड एंड राइट टू हाउसिंग, थ्री वेरी सिग्निफिकेंट rights that are connected to the everyday struggle of ATDNT communities। इसके बारे में हम तीन युवा साथियों से सुनेंगे और हमारे साथ सत्र को मॉडरेट करने के लिए बहुत लंबे समय से इनफैक्ट विमुक्त कम्युनिटीज के साथ काम करने वाली वैशाली ताई भांडवलकर हमारे बीच है, पूना महाराष्ट्र से। वैशाली ताई तो बहुत सारे साथियों को जो काम कर रहे हैं परिचित है। वो सोशल वर्कर है, उन्होंने MA सोशल वर्क भी किया है और निर्माण नाम का एक संगठन है, तो बहुत लंबे समय से निर्माण के साथ NTDNT कम्युनिटीज के युवाओं के साथ भी, विशेष रूप से 18 और 35 सालों के बीच के उम्र के साथी, मगर बाकी भी कम्युनिटी के साथ शिक्षा हो, रोजगार हो, बाकी उनके अधिकारों के मुद्दों पर वो लगातार काम करती आई है। और एक तरफ स्टेट का जो वायलेंस है उसको भी क्वेश्चन करते हुए समाज के अंदर भी वो बाल विवाह हो या दूसरे प्रकार के जो जेंडर इंजस्टिस रिलेटेड चुनौतियां हैं, उसको भी डील करते हुए निर्माण संगठन पुणे में बहुत लंबे समय से काम करती आ रही है। तो वैशाली ताई, संतोष भाई और सभी साथी संगठन के सक्रिय और पूर्णकालीन कार्यकर्ता है। उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आज उन्होंने इस सत्र का संचालन करने के लिए सहमति दी। तो वेलकम टू वैशाली ताई, who has the detailed intro is in the chat box as well. She is a social worker, has been working for very long with the Vimukta and Gumantu communities in Pune, Maharashtra, and has working on a whole range of issues including livelihood, education, questioning gender injustice and other aspects. So we welcome her. We also welcome our three speakers who will be introduced in more detail by our moderator. One of our speakers is Advocate Akram from Jammu Kashmir. He is from the Gujar community and is part of the Gujar Bakarwal Youth Conference. Our other speaker, Priyanka, is from Kotputli colony. Many of us have seen the struggle of the community, of the Kotputli community in Delhi, जिन्होंने वो बेसिकली पपेट्री करना उनका लाइवलीहुड है उस पूरे कम्युनिटी का, और जिस प्रकार से उनको एक ब्रूटल विस्थापन फेस करना पड़ा और उनका हाउसिंग राइट्स वायलेट हुए, ये सब हमने देखा था। तो प्रियंका हमें ज्वाइन करेगी। और एक और युवा साथी है मीर भाई, जो उत्तराखंड से है और वहाँ के गुजर समुदाय के साथ वो काम करते हैं, एक युवा संगठन है। तो तीनों वक्ताओं का स्वागत करते हुए हम आज के सत्र का शुरुआत करते हैं। आई विल हैंड ओवर नाउ टू वैशाली ताई टू कंटिन्यू द सेशन। थैंक यू मीरा जी।
सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद बोलूंगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेके आज हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नेशनल अलायंस ऑफ पीपल मूवमेंट और युवा संवाद का धन्यवाद मानूंगी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे हम बोल रहे हैं कि आवास और भूमि अधिकार ये हमारा ह्यूमन राइट्स है, हमको वो मिलना चाहिए। और इस मुद्दों को लेके आप आज जैसे अश्विनी बोल रही थी कि बहुत सारे सेशंस अपने गुमंतु और विमुक्त जाति के जमाती के लोगों के जो इश्यूज है उसको लेके आपने ऑर्गेनाइज किया है, और यहाँ पे बहुत एक वैचारिक जो डिस्कशन हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा हम देखते हैं कि हम महाराष्ट्र के लोग महाराष्ट्र में मीटिंग्स लगाते हैं, पर अलग राज्यों में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में इतने हम अवेयर नहीं रहते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत एक अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया है कि अलग अलग स्टेट से भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया है। तो एक मुझे लगता है इंटरैक्टिव एक बहुत अच्छा ये सेशन हो सकता है। आज हमारे इसमें जैसे मीरा ताई ने इंट्रोडक्शन करके दिया है, हमारे साथ आज 3 साथी जो जुड़े हैं, उसमें मोहम्मद हमजा है, प्रियंका भट्ट है और एडवोकेट अकरम है। तो मुझे लगता है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग हैं, जैसे कुछ एडवोकेट है, कुछ सोशल वर्कर है, और उनका कुछ वो विद इन कम्युनिटी से है, तो उनका एक अनुभव मुझे लगता है कि इसमें होगा। तो ये बहुत ही मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा कि अलग अलग स्टेट्स में क्या एक्चुअली चुनौतियां है, क्या हमें दिखाई देते कि किस तरह से ये गुमंतु और विमुक्त लोग किस तरह से रह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है मैं सबसे पहले जो मोहम्मद हमजा है, जो वन गुज्जर ट्राइबल युवकाओं का उनका संगठन है, और वो उसके प्रेसिडेंट है, और ऋषिकेश उत्तराखंड से है। थोड़ा हम महाराष्ट्र में ज्यादा हिंदी ज्यादा नहीं बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, तो बात करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इसमें। तो मैं सबसे पहले उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उनको आवास और भूमि अधिकार को लेके उन्होंने उनकी बात रखी है। मोहम्मद हमजा। वैशाली ताई, आप आगे बढ़ने के पहले ना हमारे साथी हेमन है, तो वो संक्षिप्त में थोड़ा अंग्रेजी भी अनुवाद करते जाएंगे। हाँ, चलेगा है ना? हाँ, Heman, would you want to just do this part? Yeah. So वैशाली जी ने जो बात करी वो उसको मैं एक अंग्रेजी में संक्षेप में ट्रांसलेट कर रहा हूँ. So Vaishali ji is saying that this series of webinars that we are planning to organize this month, whereby youth from different Vimukt communities and Gumantu communities will be raising the issues that they are living in their everyday lives and struggling to ensure that the rights that are mostly being violated can be addressed and fought for. So in today's session, today's session is revolving around the issues related to land rights, housing rights, and rights on forest. So we have 3 youth speakers today with us who will be talking about these issues and their work around them. Our first speaker is Mohammad Mir Hamza, who is a president of One Gurjar Tribal Yuva Sangathan, and they are from Rishikesh, Uttarakhand. So, Mir ji, आप प्लीज अपनी बात रखिए. सभी साथियों को सलाम, गुड आफ्टरनून. मुझे बड़ा खुशी लगा है कि आप लोग जो है अलग अलग क्षेत्र से जो है आज एक विशेष रूप से उस समुदाय के बारे में विचार करने के लिए एक वेबिनार का जो स्वरूप बनाया है. ये विशेषकर बिल्कुल जो घुमंतु और घुमंतु जो जनजातियां हैं उनकी एक आवाज बनेगी निश्चित रूप से. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सभी साथियों का
जितने भी अभी हमारे साथ जुड़ पाए हैं और कुछ साथी और उत्तराखंड से भी जुड़े हैं, इशाक जी, नूर मोहम्मद जी, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि ये एक जो आवाज है इसके साथ आप समझने की कोशिश करेंगे। और मैं उत्तराखंड के विषय में अगर बात करूं तो उत्तराखंड में जो नोमैडिक है वो वन गुज्जर कम्युनिटीज है, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मोर देन लगभग 17,000 परिवार है जो माइग्रेशंस करते हैं समर और विंटर के हिसाब से अपने बफेलो कैटल्स को लेकर, जो अल्पाइन विंडोज में जाते हैं और फिर जो शिवालिक की जो निचली पहाड़ियां हैं वहाँ अपना जो है पशुओं के साथ माइग्रेशंस करते हैं। और ये एक मुद्दा है जो लैंड राइट की बात कर रही है। बेसिकली उत्तराखंड में जो वन गुज्जर समुदाय है वो विशेष रूप से पूर्ण रूप से नोमैडिक है, और उनकी जो जीवन शैली है वो पूर्ण रूप से जो है वनों पर निर्भर है, वनाश्रित समुदाय है, और लिवलीहुड के हिसाब से भी सिर्फ पशुपालन का ही व्यवसाय है और पशुपालन पर ही निर्भरता है। उत्तराखंड राज्य में वन गुज्जर समुदाय को जो टाइटल दिया हुआ है वो ओबीसी का दिया हुआ है, और उत्तराखंड राज्य में जो फॉरेस्ट एरिया है उन एरियाओं के ज्यादातर रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया गया है। किसी को राजा जी नेशनल पार्क बना दिया गया, तो किसी को जिम कॉर्बेट बना दिया गया है। जो अल्पाइन विंडोज में जो एरिया था उनको जो है अलग अलग सेंचुरी बना दी गई है। और जब ये सेंचुरी और ये प्रोटेक्टेड एरिया बनाने की जब बात शुरुआत हुई तब उत्तराखंड में एक जो अत्यधिक संख्या में जो पशुपालक वन गुज्जर समुदाय है उसके संकट और उसके लिए कठिनाइयों का समय आया। और ये दौर है 19 से शुरू होता है, फिर 2020 तक काफी विपदाओं का सामना करना पड़ा, जहां प्रोटेक्टेड एरिया घोषित करके राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उन एरियाओं में 3 से 4 से 5 तक वन गुज्जर समुदाय का प्रवास था, और उनका जो है एक बहुत लंबे टाइम का एक लैंड राइट था। लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आता है, वो अपना आप को काफी ऐसे सेक्शन और ऐसा पोजीशन लाता है जो समुदाय को रहने और वहां पर प्रवास करने और उसके लॉपिंग और ग्रेजिंग के लिए अपना आप को प्रभावित करने का काम करता है। उसके बाद जैसे ही एरियाओं को डिसाइड कर दिया जाता है उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन आता है, जिसमें जो है वाइल्ड लाइफ को महत्व ज्यादा देकर और वहां पर रहने वाली ट्राइब वन गुज्जर के जो राइट है, जो ट्रेडिशनली इसके राइट है, उसको खत्म करने के लिए वाइल्ड लाइफ एक्ट अपना आप को बहुत प्रभावित होता है। इस कश्मकशी में वन गुज्जर समुदाय अपना आप को काफी दुविधाओं के साथ और अपना आप को काफी जद्दोजहद और स्ट्रगल के साथ आगे बढ़ता है। एक लंबे सपने की इंतजार है जो कि आजाद भारत के बाद पहली बार वन गुज्जर देखने का को खुश होता है, वो है 2006 FRA फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसको हम वनाधिकार कानून 2006 कहते हैं। ये 2006 में आता है, और यहाँ से वन गुज्जर समुदाय अपना आप को ये समझता है कि वास्तव में जो है हमारी जो लंबा एक रास्ता है, जो लंबी एक हिजरत है, उसके अधिकारों और मान्यताओं की बात शायद आप देश की संसद द्वारा हमारे लिए जो है की गई, और इसमें निश्चित रूप से हमारे अधिकार मिलेंगे। इसी के साथ अफसोसजनक बात यह भी है कि 2006 में FRA आने के बाद आज 2021 हो गया, लेकिन किसी भी उत्तराखंड के वन गुज्जर के किसी भी फैमिलीज को अभी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत उसके जो क्लेम्स है उसको इम्प्लीमेंट ना करके उसको मान्यता नहीं दी गई है। अपना आप को ये बहुत अफसोस की बात है कि उत्तराखंड राज्य में इतनी जनसंख्या में, इतनी तादाद में ये समुदाय आबाद है, और सिर्फ वन गुज्जर समुदाय ही नोमैडिक पेस्ट्रोल उत्तराखंड में है, और वनाधिकार कानून आने पे इसकी जो मान्यताएं है, जो इसके पारंपरिक तौर तरीके हैं, इनकी जो जीवन शैली है एवं इनके जो जीवन को पारंपरिक रूप देने वाली जो क्रियाएं हैं उसमें मान्यता देने की बात सिर्फ और सिर्फ वनाधिकार कानून में है। लेकिन उत्तराखंड राज्य में अभी तक किसी भी व्यक्ति को FRA नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं वन गुज्जर ट्राइबल युवा संगठन द्वारा
2017 से इसको लेकर एक प्रयास किया गया। काफी भ्रांतियां स्थानीय जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और जो लोकल्स की लीडर्स है उन लोगों द्वारा जो है एफआरए को उत्तराखंड के वनगुजर के लिए बेहतर ना मानने के लिए काफी भ्रांतियां थी, काफी ऐसे अनअवेयरनेस चीजें फैलाई गई थी जिससे जो कि उत्तराखंड राज्य का वनगुजर जो है एफआरए पे अपना क्लेम ही नहीं करे। तो इसके लिए हमने जो है एक मिशन के तहत एफआरए क्लेम करवाया और हमारे एक साथी संगठन के एक साथी जो है एक अर्जुन कसाना जी है, थिंक प्राइज फाउंडेशन के फाउंडर है, उनके द्वारा जो है उत्तराखंड माननीय उच्चतम न्यायालय उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर की गई 2019 में, स्पेशल ये बात कहते हुए कि उत्तराखंड राज्य में जो है एक मोर संख्या में जो है ट्राइबल है और वो जो है ट्रेडिशनली कई पीढ़ियों से वनों पर आश्रित है और उनके डॉक्यूमेंट को आर्काइव डिपार्टमेंट से रिसर्च करके हम लोगों ने निकाला और उसके बाद पीआईएल में जाते हैं और पीआईएल द्वारा वहां जो है अर्जुन कसाना द्वारा पैरवी की जाती है कि उत्तराखंड के वनगुजरों को एफआरए के तहत इनके राइट दिए जाए। तो उत्तराखंड के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उनके द्वारा जो है डिसीजन दिया गया कि उत्तराखंड के वनगुजरों को एफआरए के तहत राइट दिया जाए। तो उस प्रोसेस में हम लोग जो है जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक स्टार्टिंग जो प्रक्रिया होती है एफआरसी बनाना, फिर उसमें एसडीएलसी में अपने क्लेम ले जाना, उसके बाद डीएलसी का, ये प्रोसेस एक बहुत अच्छे तरीके से उत्तराखंड राज्य में फिलहाल चल रहा है और फिलहाल जो है 80% क्लेम जो है हमने एफआरसी के माध्यम से जो है एसडीएलसी को पहुंचा चुके हैं और बाकी शेष परिवारों को भी हम ये सब चीज में हम लोग ला रहे हैं एफआरए में। थोड़ी एक उम्मीद है कि शायद अब कुछ ना कुछ इसमें जो है प्रोग्रेस होगा। इसके बीच में मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि अभी जो डीएनटी का मामला है, डी नोटिफाइड ट्राइब का जो एक कमीशन इदाते कमीशन बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और घुमंतु अर्धघुमंतु जनजातियों को उनके लिए विशेष प्रोत्साहन और उनके अधिकार और उनके लिए आरक्षण की बात करते हैं। जो जब इदाते कमीशन बनता है 2016 में, हम लोगों द्वारा उस कमीशन में एक प्रेजेंटेशन डाला कि उत्तराखंड राज्य का जो वनगुजर समुदाय है उसको भी डीएनटी में जो है रेगुलाइज करिएगा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अभी भी जो है पेस्ट्रोल है और जो भी डीएनटी की पात्रताएं हैं उसमें पूर्ण अधिकार और पूर्णता रूप से वो जो है पात्रता रखता है। इदाते कमीशन ने और जातियों पर काफी चर्चाएं की और अपनी सिफारिश में उत्तराखंड के वनगुजरों के लिए लिखा कि कमीशन अपनी तरफ से चाहता है कि उत्तराखंड के का वनगुजर भी जो है डीएनटी डीनोटिफाइड ट्राइब में आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब औचित्य इतना था कि उत्तराखंड राज्य का वनगुजर जो है वर्तमान में पूर्ण रूप से जो डीएनटी की जो शर्तें हैं, यानी घुमंतु और घुमंतु की जो बात करता है, वो पूर्ण रूप से जो है अभी भी वर्तमान में भी वनगुजर समुदाय रखता है, लेकिन कमीशन द्वारा सिफारिश की जाती है और काफी जातियों को जो है कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट में लिखा गया कि कन्फर्म बिल्कुल डीएनटी में है, बट उत्तराखंड राज्य के वनगुजरों को डीएनटी में रखने की सिफारिश की गई है कमीशन द्वारा। ये अपना आप को एक अफसोसजनक बात है कि कैसे जो है उन लोगों तक जो वास्तव में किसी भी चीज के हकदार है, वहां तक जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, वो धरातल तक नहीं पहुंचती है। और निश्चित रूप से इस तरीके के जो अलियांस ग्रुप है, यहाँ एकेडमिक से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स भी है, यहाँ जो है जो हमारी न्यायपालिका में बहस करने वाले एडवोकेट भी है, यहाँ यूनिवर्सिटीज में जो एक शिक्षित समुदाय में अलख जगाने वाले लोग हैं, वो भी हमारे बीच में इस ग्रुप्स में है। और निश्चित रूप से उत्तराखंड की जो भौगोलिक सिचुएशन है, यहाँ की जो डीएनटी के साथ की सिचुएशन है लैंड राइट को लेकर, उस पर मैंने प्रकाश डाला है। और इस प्रकार से उत्तराखंड की जो स्थिति है वनगुजर समुदाय की, वो और हम चाहते हैं इस ग्रुप के माध्यम से
कि इस आवाज को हम कितना और आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए एक ठोस रणनीति बननी चाहिए। और फिलहाल मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूं, और जो सवाल होंगे मैं उसका जवाब दूंगा। धन्यवाद आमिर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे लगता है 2-3 चीजों के बारे में आपने बात की। मुझे लगता है एक तो जो अलग अलग जो कानून इस देश में आए हैं, तो इस कानून की वजह से कुछ कम्युनिटीज पे इतना दबाव आया है, उनके हक अधिकारों पे दबाव आया है। जैसे हम देखते कि वन अधिकार कानून आया है, पहले जैसे हमारे सब लोग जो थे वो फॉरेस्ट में रहने के लिए थे, पर ये कायदा आने की वजह से उनको फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ा। जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग इन लोगों का ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है, जैसे कुछ मेडिसिन बनाना है, तो वैद्य एक कम्युनिटी है तो वो मेडिसिन बनाती है। पर अब हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन आया है, टेक्निकली हम इतने प्रोग्रेस हो गए, तो वैद्य कम्युनिटी का मेडिसिन अभी कोई नहीं लेता है, क्योंकि मेडिसिन और ड्रग्स एक्ट के इससे वो इलीगल माना गया है। तो मुझे लगता है अलग अलग कानून की वजह से भी इन लोगों का जो लाइवलीहुड है उस पर बहुत बड़ा असर हुआ है। और दूसरी बात जो आपने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और क्लासिफिकेशन और इंक्लूजन का जो बात आपने रखा है कि डीएनटी में इंक्लूजन होना चाहिए, तो मुझे लगता है ये पूरा देश में ये बहुत बड़ा इशू है डीएनटी और नोमैडिक ट्राइब्स का। हम जैसे महाराष्ट्र में हम बोलते हैं कि डीएनटी और एनटी ये एक कॉन्स्टिट्यूशनली क्लास नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, ये कॉन्स्टिट्यूशनली उनको एक कैटेगरी बनाई गई है, पर महाराष्ट्र में भी हमारा एनटी और डीएनटी ऐसा एक अलग से प्रवर्ग बना गया है। तो मुझे लगता है वो इलीगल है, क्योंकि जो हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सिर्फ एससी और एसटी कहा है, पर पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना पड़ेगा, इसलिए वो एक अलग से कैटेगरी बना के पूरे उनको डेवलपमेंट से दूर किया गया है। तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा एक्चुअली नेशनल लेवल का इशू है। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात रखा है उसके लिए आप धन्यवाद। और फिर आगे हम प्रियंका भट्ट जो वैशाली जी, माफी चाहता हूँ आपको रोकने के लिए बीच में। क्या मैं मीर जी की बात को एक बार ट्रांसलेट कर दूं क्या? हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। तो मीर जी has raised lot of important issues that the One Gurjar community in Uttarakhand has been facing, and how their Sangathan has attempted to address those issues. So Mir started by saying that usually more than 17,000 people migrate within and outside of Uttarakhand, depending on different seasons, and the community's major source of livelihood is based on livestock, and this has also been the traditional livelihood that the community has been practicing since long. Currently, the community is categorized as OBC in the state of Uttarakhand, and lot of forest areas has been classified as protected areas. Lot of sanctuaries are also as a lot of forest area has been turned into sanctuary. So what has happened due to this is that the community has faced lot of struggle, lot of problems during the 20th century and in 2000 till 2020-21 right now. So due to several acts such as Forest Conservation Act, the access and utilization of the community's rights towards the forest was almost violated and subjugated. Even Wildlife Protection Act did the same and violated their traditional rights. The struggle is still ongoing, and in the amendment, like in Forest Rights Acts of 2006, they had the hope that their traditional rights would be safeguarded, but lot of
aspects of the act has not been implemented, and almost no aspect of the act has been implemented so far. So the work of the Sangathan that Meerbai is involved with was started since 2017, and they tried to claim the rights through the forest department, local leaders. Meer talked about Arjun Kasanji, who through a PIL, who filed a PIL in Uttarakhand High Court, and due to which the process of claiming the rights has become easier, and lot of things are happening right now. And he said that this gives a lot of hope to the community. 80% of the claims are being talked about right now from the FRA. And he also talked about the Idate Commission that was formed in 2016, which talked comprehensively about the DNT denotified tribes. And one of the recommendation that the commission said was to categorize one Gurjar communities of Uttarakhand as DNTs. And Meer said like lot of the criteria that are there to be categorized as DNTs, one Gurjar community are falling under are matching those criteria. So what Vaishali ji summed up on the basis of this is there are several acts that violated the traditional rights of one Gurjar community, and lot of traditional knowledge systems got affected due to the modernization and the globalization that has been coming around. And this had a severe impact on the traditional livelihoods of several communities. This has also been the case in Maharashtra, and the constitution provides rights representation to SC communities, ST communities, but the political representation that anti-DNT communities also deserves, they are being kept away from that since a very long time. So that is what Vaishali ji also said. Thank you. ओके, धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रियंका जी भट्ट को इनवाइट करूंगी। उनका थोड़ा परिचय देती हूँ कि वो उनका बीए एजुकेशन बीए उन्होंने किया है, और वो अलग अलग इवेंट्स करते हैं पपेट शो का, और इन मैरिज सेरेमनी में, और जॉब भी करते हैं। और शाहजहांपुर एरिया में जो 3200 फैमिलीज जो स्ट्रीट परफॉर्मर्स थे, तो वो फैमिलीज को डिमोरलाइज किया था, तो इसमें भी उनका बहुत बड़ा, उन्होंने उन लोगों के साथ भी बहुत काम किया है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रियंका भट्ट जी को कि उनकी बात रख सकते हैं। जी नमस्कार मैम। हेलो, आपका आवाज आ रही है? आ रही है मेरी बात? मैम नमस्कार सबको, नमस्कार। मैं कठपुतली समाज से हूँ, दिल्ली से। हम लोग पपेट शो वगैरह करते हैं और इवेंट्स होते हैं हमारे, शादी ब्याह में इवेंट्स करते हैं हम लोग। और हमने भी काफी संघर्ष किया अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए। और संघर्ष करने के बाद भी डीडीओ के सामने हम लोग नहीं जीत पाए। इन लोगों ने, डीडीओ ने हमारे घर इलीगल तरीके से तोड़े गए हमारे घर। मतलब कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका था रोकने के लिए कि घर ना तोड़े जाए। प्रियंका माफ करना, 1 मिनट, आप हेडफोन्स निकाल के ट्राई करेंगे क्या? आवाज बहुत धीमी आ रही है। मैं हेडफोन निकाल दूंगी तो सर मेरा क्या आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी बिल्कुल। अच्छा, बट थोड़ा जोर से बोलने का कोशिश करिए। ओके, हेलो। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम लोग हमने बहुत कुछ किया है हमारी कम्युनिटी के लिए।
कोर्ट से ऑर्डर भी था कि कम्युनिटी ना तोड़ी जाए, फिर भी हमारी कम्युनिटी तोड़ी गई थी पूरी। इलीगल तरीके से उन्होंने बुलडोजर चढ़ाए और तोड़े गए हमारे घर। तो फिर हमें ट्रांजिट स्टैंप लाने के बाद भी बहुत दिक्कतें हुई है यहाँ पर, और अभी 4 साल से हम लोग दिक्कतें देख ही रहे हैं। कभी हमारी लाइट नहीं आती है, कभी हम लोग पानी के लिए परेशान होते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि बहुत गंदगी है यहाँ पर। गंदगी होने के कारण यहाँ बीमारियां भी बहुत है और परेशानियां भी बहुत होती है। बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, बारिश आती है तो लाइट शायद उनका इंटरनेट कनेक्शन ये हो गया। हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए आप, प्रियंका जी। हाँ जी, हाँ जी। और मैम मेरी तो हम क्या बताएं, यहाँ बहुत ही बुरी कंडीशन है। हर साल कुछ ना कुछ बोलते हैं कि हम इस साल घर दे देंगे, इस साल घर दे देंगे। अभी भी इन्होंने दिवाली के लिए बोला हुआ है कि हम लोग घर दे देंगे, पर अभी कुछ पता नहीं है कि घर कब तक देंगे। और बोलते 500 लोगों को शिफ्ट करेंगे, 500 लोगों को शिफ्ट करेंगे, तो बाकी लोगों को शिफ्ट का पता नहीं है कुछ, कब तक घर देंगे और कब तक घर नहीं देंगे ये लोग। आधे लोगों को इन्होंने नरेला में दिया हुआ है, तो नरेला में का वहां तो दिक्कतें नहीं है इतनी जितनी ट्रांजिट कैंप में है। बस मैम अभी तो यही है कि हमें जल्द से जल्द घर मिल जाए और हम अपने घरों में जाए, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कतें हैं, हम लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ। हमारी और कुछ बात बतानी है प्रियंका जी? नहीं मैम, बस हम डीडीए वालों से बहुत परेशान है इस टाइम पर। वो लोग कुछ सुनते नहीं है हमारी, कोई भी प्रॉब्लम होती है नहीं सुनते हैं। और मेरे साथ भी यहाँ बहुत कुछ हुआ है। एक बार गलती से मेरे हाथ से नल टूट गया तो मेरा पुलिस केस करवा दिया डीडीए वालों ने। बस नल टूटने की बात करी, पुलिस केस करवाया था और मुझे थाने ले जाया गया था। इसलिए थाना ले गया था? वो नल, पानी का जो नल है वो टूटा हुआ था, तो गलती से हाथ लगने के कारण थोड़ा सा वो टूट गया था, तो उस कारण मुझे पुलिस केस करके थाने ले जाया गया था। आप और भी कुछ बताना चाहेंगे प्रियंका जी? जैसे वहाँ महिलाओं की और क्या परिस्थितियां है, युवाओं की क्या मांग है, अभी क्या कर रहे हैं? अभी युवाओं की मांग तो यही है कि हमें घर मिले, क्योंकि यहाँ क्या 3,000 फैमिलीज तो है, 3,000 फैमिलीज से ऊपर फैमिलीज है। जो नए युवा लोग हैं, मतलब युवा है जो नए, उनकी भी फैमिलीज हैं, तो वो भी, उनकी भी डिमांड है कि हमें भी घर मिले, क्योंकि वहां भी उन लोगों के घर थे, तो वहां से घर तोड़े गए हैं उनके, और अभी घर दे नहीं रहे उनको भी। उनका नो झुग्गी में डाला हुआ है कि क्या झुग्गी नहीं थी, मकान नहीं था, तो उनका भी नो झुग्गी में डाला है कि इनका घर नहीं था तो इनको घर नहीं मिलेगा। मेरी भी 3 फैमिलीज थी, जिसमें से मुझे एक ही घर दिया है। मेरे 2 घर कैंसिल कर दिए हैं डीडीए में। विधा
डीडीओ ऑफिस जाकर केस चला था, वहां से इन लोगों ने कैंसिल कर दिया है घर कि नहीं मिलेगा, एक ही घर मिलेगा। अभी ये रूम्स खाली करवाते हैं, जब सर्दी आती है तो ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है लोगों को, ये घर खाली करवाकर और उनको रोड पर निकाल देते हैं। और कुछ बताना है प्रियंका जी? अभी तो कहना यही है हमारा कि युवाओं का भी यही कहना है कि जल्दी से जल्दी हमें घर मिले और हम हमारे घरों में जाकर शिफ्ट हो जाए। अच्छा, जी, क्योंकि जो मैम रूम दिए हुए हैं वो रूम बहुत ही बेकार है। कभी छत गिर जाती है, कभी दीवार जो है वो प्लाईवुड की है तो कभी वो टूट जाती है, कभी खिड़की टूट जाती है। यहाँ चोरियां भी बहुत होती है तो लोगों का नुकसान बहुत हो रहा है यहाँ पर। किसी चीज की कंप्लेंट करने जाओ तो कुछ सुनाई नहीं होती है हम लोगों की, बस डरा कर भेज देते हैं कि ज्यादा बोलोगे तो रूम खाली करवा देंगे, लाइट काट देंगे। तो लाइट काट भी देते हैं लोग, कई बार लाइट काटी है इन्होंने। ठीक है, धन्यवाद प्रियंका जी। कैन somebody translate? हाँ जी। So Priyanka ji is from Katputli colony from Delhi. She talked about the struggle of the community once their houses were demolished, and after the illegal demolition that happened, they have been facing lot of problems since last 4 years. And some of the problems that she talked about were related to sanitation. There is, which is a big problem around the place where they are residing right now. The children, it's becoming difficult for the children to pursue the education. There are a lot of problems pertaining to electricity. And the condition over there is getting worse and worse. Every year they are being promised that they will be given the place to rehabilitate very soon. The new house will be available to them very soon. But even this year they are promising that they will give the house around Diwali. But uh, this has not materialized so far. Some people have gotten the house in Narela region where there are less problems relatively, but the youth and the women from the communities are strongly demanding the houses. And Priyanka ji also talked about an incident where mistakenly a water tap was broken, and the police case was filed against her, and she had to go through a lot of mental trauma also because of that. So right now there are more than 3,000 families who are living and struggling to live in these conditions. And uh, and and another problem that she talked about was the when there used to be multiple houses that she talked about her case only, where they had 3 families when the houses were demolished. But now they are all living in one place, and the house that is promised to them, that is also just one house and not the 3 houses that they had earlier. So this is also another problem that she talked about. The place where they are residing right now has problems. Some of the roof walls, the window leaks, and if they try to uh, take this file a claim, in return
they are threatened, electricity will be cut off, and this has also happened times. So this is not just a violation of the rights, but also the entire trauma that the community over there going through is a big problem. Which needs to be changed very strongly, so that the people who have lost their houses get them very soon. So yeah, वैशाली जी आप हाँ, कैसे? धन्यवाद प्रियंका जी। उन्होंने, मुझे लगता है कि हाउसिंग के लिए उनका जो संघर्ष है और उनकी जो डिमांड्स है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तृत रूप से उन्होंने उनकी बात रखी है। अभी हमारे साथ तीसरे जो साथी है वो एडवोकेट अकरम जी है और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं जम्मू और कश्मीर के हाई कोर्ट में, और गुज्जर बकरवाला यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के वो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है। also he is also a news anchor at All India News Unit जम्मू। वो गुज्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने LLB इसमें डिग्री उनकी ली है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन्होंने उनकी बात रखी। हाय एवरीवन, मैं सबसे पहले हेलो हाँ, आवाज आ रही है? जी मैम, मैं सबसे पहले नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट्स जो एक फोरम है इनके तहत जो आप इनका मीरा मैम और विशाली मैम का और बाकी जो साथी हैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हमें मुझे पर्टिकुलरली यहाँ से मौका मिला कि हम अपनी बात यहाँ की जम्मू कश्मीर के जो गुजर बकरवाल तबका है इसके जो मसाइल हैं या यहाँ पे जो इश्यूज हैं टॉपिक के रिलेटेड उनके इर्द गिर्द में जो भी चीजें आती हैं उन पे बात करने का मौका मिला मुझे। तो मैं सबसे पहले इनका नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट का शुक्रगुजार हूँ। एक ये फोरम है जो जिसके तहत हमें भी मौका मिला है बात करने का। मैं अपने इंट्रोडक्शन के एडिशनली मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूं तो मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मैं गुजर कम्युनिटी से जो है वाबस्ता हूँ, मैं जुड़ा हुआ हूँ, गुजर कम्युनिटी से हूँ मैं। और मैं 2007 से जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा जो करियर है LLB का की एडमिशन के लिए आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मैं या जम्मू से 130 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट रियासी में एक गांव है थुरू में, बेसिकली वहां से हूँ। तो हम यहाँ पे जम्मू में ही हमें अपने जो हायर एजुकेशन करने के लिए यहाँ आना पड़ता है, तो हम यहाँ पे आए। तो यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा जो फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ आके देखा था कि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर गुजर बच्चों की या गुजर बकरवाल जो कम्युनिटी से जो लोग हैं वो बच्चे हैं जो वो बहुत कम तादाद है। तो यहाँ आके एक एक्टिविज्म की और गुजर बकरवाल लोगों के स्टूडेंट्स के मसाइल उठाने वाला, उनके इश्यूज पे बात करने के लिए भी एक मौका मिला और हमें वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिला। जो पहली बार में गुजर बकरवाल स्टूडेंट्स की एक तंजीम थी, गुजर बकरवाल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नाम से, मैं उसके साथ जुड़ा। मैंने वहाँ एज ए स्टेट वाइस प्रेसिडेंट काम किया। तो फिर वहाँ से मुझे मौका मिला है जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके गुजर बकरवाल लोगों के एक PCP पीपल कॉन्टेक्ट प्रोग्राम जो हम एक करते थे उसके माध्यम से, उसके जरिए से हम जम्मू के डिफरेंट जो जम्मू और कश्मीर के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके वहाँ लोगों से मिले। तो वहाँ हमें ये पता चला कि गुजर बकरवाल जो है हम सिर्फ क्योंकि उस टाइम हमारी बेसिक एजुकेशन ही खत्म हुई थी और हम कॉलेज एजुकेशन में आए, तो हमें तब पता चला कि गुजर बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर में काफी स्ट्रगल कर रहा है और जम्मू कश्मीर में गुजर बच्चों की या गुजर स्टूडेंट्स की इतनी तादाद कम है कि वो हायर एजुकेशन तक तो पहुंचते नहीं है। साथ साथ में हमें जो नोमैड्स जो हमारे बकरवाल तबका है
उसके बारे में पता चला कि ये लैंडलेस हैं और ये शेल्टरलेस हैं। इनके जैसे इनके ये भेड़ बकरी का जो है कारोबार इनके पास जो है, ये नवाड है, तो ये अपना भेड़ बकरी वगैरह का कारोबार करते हैं। ये उन्हें लेके 6 महीने जो है श्रीनगर में जाते हैं कश्मीर में, और 6 महीने जम्मू में। सर्दियों में, समर्स में ये जम्मू में आ जाते हैं, और विंटर्स में ये जम्मू में आ जाते हैं, जम्मू प्रोविंस में, और समर्स में ये कश्मीर में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ कश्मीर में सर्दियों में वहाँ पे, गर्मियों में वहाँ पे इनका जो है चारा वगैरह जो है, इनके मवेशियों वगैरह का चारा वगैरह के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो अभी हाउसिंग का जो इशू वो हमारा फॉरेस्ट लैंड जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो या जो लैंड वाले इश्यूज हैं, इनके बाद हमारे हाउसिंग का इश्यूज आता है। क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में 7 से 8% जो है पॉपुलेशन है, वो अभी भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लैंडलेस है, जो 1947 के बाद कंटिन्यूसली अभी भी जो जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास जो अभी भी मतलब जिनके पास अपने ठिकाने नहीं है, ना अपनी जमीन है, ना उनके पास अपने माल मवेशी को चारा के लिए कोई पास्चर प्लेसेस हैं, चरागाहें हैं, वो सिर्फ डिपेंड है कि कश्मीर में फॉरेस्ट की जो जमीनें हैं, या जम्मू में जो जमीनें हैं फॉरेस्ट की, या स्टेट लैंड्स है, या वहाँ यहाँ पे आके जो जमींदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी जो जमीनें हैं, उनके साथ जो जमींदार लोग हैं, उनके साथ तो उनको एक आप मान के चलें कि उनके साथ एक असाइनमेंट पे काम करना पड़ता है कि अब ठीक है, वहाँ उनकी जमीनें इस्तेमाल करेंगे और उनके बदले में जो है उसका मुआवजा देंगे। मगर जो सरकारी जमीनें हैं, उनका इस्तेमाल उन पे डिपेंड होते हैं, वो अपने माल मवेशी की को लेके। तो यहाँ पे जैसे पूरे इंडिया में फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का 2006 का जो एक्ट लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में बड़े सारे जो इसके अलावा जो कानून थे, वो जो ज़ाब्ते थे, वो जम्मू कश्मीर में भी आए। इनफैक्ट 2019 के बाद जो ये एक्ट करके जम्मू कश्मीर में आया, मगर उसके बावजूद भी इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए यहाँ पे सरकार ने कोई कदम नहीं लिया। तो फर्स्ट टाइम में जब जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा रहे थे सरकार की तरफ, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तब पहलगाम में एक लैंड रिट्रीव का जो है सरकार ने एक ड्राइव चलाई थी पहलगाम के अंदर, जहां पे गुजर बकरवाल बस्ती थी, वहां पे लैंड उनसे वापस हटाने के लिए सरकार ने एक बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया। तो उस टाइम ये इशू जो है हाईलाइट हुआ, और तब जाके इस इशू को इंटरनेशनल नेशनल मीडिया ने और कुछ गिने चुने मीडिया ने और पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स हैं, उनकी नजर भी इस पे आई कि पहलगाम के अंदर इस तरीके का कोई इशू आया है। तो उन पे जब नजर पड़ी, तो वहाँ यहाँ की नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिनकी सरबराह महबूबा मुफ्ती है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनके सरबराह जो है फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, उनके बेटे जो उमर अब्दुल्ला जी हैं, जो एक्स फार्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं जम्मू कश्मीर रियासत के, और उनके साथ में जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे, वो वहाँ पे जो है पहलगाम जब गए, उन्होंने भी इंटरफेयर किया इस इशू में। तो फिर मजबूरन ही सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस चीज पे आना पड़ा कि फॉरेस्ट राइट की अगर ये लोग बात कर रहे हैं, तो इनको अपना वोट बचाने के लिए, क्योंकि डीडीसी का इलेक्शन करवा रहे हैं, तो अपना वोट बचाने के लिए इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट पे कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। और तब जाके जो चीफ सेक्रेटरी यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर रियासत के थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल लोगों और फॉरेस्ट डिवेलर्स, जो शेड्यूल ट्राइब एंड फॉरेस्ट डिवेलर्स के लिए जो है फॉरेस्ट राइट जो है 2006 उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस सरकार जो है शुरू करेगी। तो जब ये स्टेटमेंट आई, तो ये स्टेटमेंट के बाद डीडीसी के इलेक्शंस वगैरह की सारी जो है प्रोसेस चला, वो चीजें जब खत्म हुई, तो फिर ये अपने ही इस स्टेटमेंट के इस अपनी बात में, क्योंकि जो स्टेटमेंट जारी
कर दिया गया था उसमें फंस गए, जिस वजह से इनको फॉरेस्ट राइट एक्ट वाली चीज पे काम करना या उससे आगे फर्दर जो है थोड़ा ये इसके नोटिफिकेशन अगर हम कहेंगे तो नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। तो फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन का नोटिफिकेशन उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब के स्टेटमेंट के बाद जो है इन्होंने निकाला स्टेट यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की मदद से यहाँ स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो फिर यहाँ पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन का जो है प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ। अब फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में इनको डिफरेंट इजला में जो है ग्राम सभा गांव में इनको ग्राम सभा जो है बुला के वहां पे जो है क्लेम फॉर्म्स जो लेने थे, तो वो वाली सारी प्रोसेस जो शुरू हुआ, पर वो प्रोसेस अभी आज की डेट तक वो सारी चीजें पिछले 7-8 महीने से कागजी तौर पे या सरकारी स्टेटमेंट्स के माध्यम से तो लोगों के सामने आ रही है कि फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, मगर अभी तक वो सारा का सारा मसला जो है, अगर क्लेम की बात की जाए या हमारे पास उन राइट्स का मिलने की बात की जाए कि हमें जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को जो या फॉरेस्ट ड्वेलर्स को ये इस जमीन पे फला कुंबे को जो है राइट जो है प्रोवाइड कर दिया है, अब वो वहां पे रह सकता है, ये वाली सारी चीजें अभी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इनके ऊपर सिर्फ बात आ रही है, स्टेटमेंट आई है, पर ये सारे इश्यूज अभी ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा फॉरेस्ट राइट के साथ जुड़ती हुई बात, फॉरेस्ट राइट की पूरे इंडिया के अंदर जैसे इम्प्लीमेंटेशन का सारा प्रोसेस हुआ जब, तो वहां पे बड़े सारे स्टेट्स के अंदर एक्सपर्ट कमेटीज जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई। सेंट्रल की डायरेक्शन पे स्टेट जो वहां के राज्य की सरकारें थी उन्होंने एक्सपर्ट कमेटीज फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाने के लिए जो है हुक्म किया, डायरेक्शन इशू की। उनके बाद वहां पे जो एक्सपर्ट कमेटीज थी उनका ये काम था कि वो वहां पे फॉरेस्ट की लैंड के रिलेटेड और वहां पे कम्युनिटी की परसेंटेज और कम्युनिटी की कौन से फॉरेस्ट ड्वेलर्स या वहां के जो बाकी वाले लोग जिनका फॉरेस्ट पे जो राइट जो क्लेम कर रहे हैं वो लोग वो कुंबे, उनके लिए डायरेक्शंस हुई कि वो वहां पे सारी चीजों के ऊपर एक्सपर्ट जो लेवल कमेटी है वो सारी चीजों के ऊपर नजरसानी करेगी और वो इस फॉरेस्ट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को जो है डेवलप करेगी वो, ताकि जल्दी अपने राज्यों में जो है इम्प्लीमेंट हो जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी तक एक एक्सपर्ट कमेटी जो है अंडर सुपरविजन ऑफ सेक्रेटरी तो बनाई गई है, मगर इस तरीके की उनकी जो है कोई डायरेक्शन या जल्दी इसको फॉरेस्ट राइट को एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन वाला जो है सारा प्रोसेस, इसमें कोई भी किसी तरह की कोई तेजी नहीं आई है। अभी तक सिर्फ ग्राम सभा बुलाना या उनके क्लेम फार्म पे बात करना, ये सारी ही चीजें चल रही हैं। अभी हमें जो यहाँ पे जो मतलब जो लोग इसके ऊपर नजर रख रहे हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन, या जो ऑर्गेनाइजेशंस के लोग हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल की काफी सारी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो लोग इन चीजों के ऊपर नजर रखते हैं, जो इन चीजों को माइन्यूटली जो है ऑब्जर्व करते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि उन लोगों को ये इनफैक्ट एप्रीहेंशन है कि अगर ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली जिस तरीके से होनी चाहिए अगर नहीं हुई तो ये लास्ट टाइम में डेडलाइन देके इसको क्लोज कर देंगे और ये जो लोग हैं हमारे जो फॉरेस्ट राइट की फॉरेस्ट की का राइट्स जो क्लेम करने वाले लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब या फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो हैं, वो जो है वो अपने हकूक से महरूम हो जाएंगे, मतलब उनको नहीं मिल पाएगा। तो अब ये सारी चीजें हमें मतलब इसके बाद हम यहाँ पे जो है लैंड की बात कर सकते हैं। जब हमारे फॉरेस्ट राइट की इम्प्लीमेंटेशन होगी, फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन होगी, हमारे यहाँ पे लोग जो शेड्यूल ट्राइब या अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, शेड्यूल ट्राइब की के कुछ ही चीजों पे हक हैं फॉरेस्ट की प्रोड्यूसेस पे, वहाँ एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लैंड को 2000 जैसे 5 तक जिन लोगों के वहाँ
जो हम जिनको बैट कहते हैं, जहाँ पे हमने अपने माल मवेशी को गुजर बकरवाल तबका के लोग जो नोमैड जो है वो लेके जाते हैं, उन लोगों के पास जो है इस चीज का राइट जो है वो क्लेम करते हैं 2005 तक। मगर इसके अलावा जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो गुजर बकरवाल तबका के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो जम्मू के उसमें बाकी कम्युनिटीज के लोग भी हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है ये फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन से उनके जो मसले हैं वो जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो लैंड वाला इशू है, लैंड ऑलरेडी यहाँ गुजर बकरवाल तबका के लोगों को बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग हैं जिनके पास जो है अपनी मालकी जमीनें हैं गुजर कम्युनिटी से। बकरवाल कम्युनिटी से मोस्टली जो है सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, 2 मिनट आप कंक्लूड कीजिए। हाँ जी जी मैम। तो जो यहाँ पे बाकी वाले लोग हैं, ये बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जो उनके पास जमीनें नहीं है, जमीनें कुछ बहुत कम लोग हैं जो गुजर कम्युनिटी के, उनके पास ही जमीनें हैं, बाकी बकरवाल कम्युनिटी के लोगों के पास जमीनें नहीं है। उनकी वो सिर्फ डिपेंड इस चीज पे करते हैं कि अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली हो जाती है तो ही उनको जो है जमीनें मिलेंगी और तो ही वो हाउसिंग वाली चीज पे जा सकते हैं। इसके साथ साथ में क्योंकि उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके जो हमारे जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बच्चों की भविष्य जो है पढ़ाई को लेके, मेडिकल फैसिलिटीज को लेके, उनके इलाकों में बिजली वाली चीज, बिजली पानी वाली चीज को लेके, उनकी बेसिक फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड उनको तभी होंगी जब उनके पास फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंट हो कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उन्हें अपने रहने के लिए ठिकाना मिल जाएगा। तो ये हमारे इश्यूज हैं। हम चाहते हैं कि सरकार भी इन चीजों पे हमें हमारे लोगों को यहाँ, क्योंकि अभी ज्यादा शौर नहीं है यहाँ पे कि हमारे लोग ज्यादा इसके ऊपर बाहर जो इन इश्यूज पे बात करें, जो हमारे हम ये चाहेंगे कि एक मतलब इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है ये हमें मौका बार बार हमारे लोगों को इस तरह के मौके दे कि हम अपनी बात रख पाए और या हम अपने मसाइल को जो है सरकार के सामने, मीडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मीडिया का भी हमारे लोगों की इस तरह से हमारे इश्यूज को उतनी बड़े लेवल पे कवरेज नहीं मिलती, तो हम चाहेंगे कि हमारी जो है आवाज जो है ये सरकार तक जाए और हमारे इन इश्यूज को जल्दी जल्दी जो है देखा जाए। तो मैं इसके साथ ही अपने जो बात है वो खत्म करूंगा। शुक्रिया। ट्रांसलेट करना है क्या? जी 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 हाँ, सॉरी। So Advocate Mohammad Akram ji is General Secretary of Gujjar Bakarwal Youth Welfare Conference in Jammu and Kashmir. He also pursued his LLB in 2007 from Jammu University. While extending his introduction, he also said that the place where he studied was 130 kilometers from Jammu, and while he went there, he got to know about a lot of issues that children from Bakarwal communities are struggling with, and there are very few children who could pursue, who are being able to pursue studies till higher education, and there are a lot of problems pertaining to land and the rights of forest rights. The major source of livelihood is based on livestock, and for the 6 months the community stays in for the 6 months depending on season. And neither
they have हेलो, हाँ, आवाज बहुत कट रही है शायद ना। नहीं आ रही है। हाँ, I was just requesting Manshi, you think it's possible for you to briefly translate just the highlights? Hello? हाँ, हेमंत? हाँ, हाँ, अच्छा, okay. अच्छा, So, नहीं, हाँ, नहीं, if you can just repeat your last 2 points. They were audible. Yeah. So I was saying that since 1947, the condition has been the same where the major proportion of the people are struggling with the issue of land, and most of the people from the community do not have land to live, and neither do they have the place where they can protect their livestock. The land on which they are dependent are either state-owned land or the people or the zamindars, where they have to pay the high rate of interest in order to practice their livelihood. After the Forest Rights Act 2006 and again in 2019, there was a hope that the rights would be safeguarded, but there was absolute lack of implementation in Jammu and Kashmir. And during the election, when there was a drive which highlighted the issues of Gujjar Bakarwal communities, and the national media in some capacity took focused on this issue. Even opposition party leaders like People Democratic Party pitched in and tried to raise these issues, which is also when central government tried to address this issue just to save the votes, just to safeguard the votes from the community. And around this time in 2019-20, a statement was passed whereby the implementation of Forest Right Act was asked to be implemented soon, and even the notification was made public for being able to do so. The process had slowly started, but the organizations that are working with Bakar Gujarwal community knows and are updated that since last 7 or 8 months, everything that the work or the implementation process that is being said is just on paper, and nothing nothing is being actually done to avail the rights. Just the conversations has been going on with the Gram Sabhas, and through this they were asked to make expert committees who had to monitor, and their major role was to pace up the implementation of Forest Rights Act, but that is clearly not happening so far. And they also said that apart from Bakar Gujarwal community, there are other forest dwelling communities. There are people from ST communities who are dependent on forest, and they too are struggling with these issues. And only minuscule number of people have their own land, but the majority of the population from the community, from the forest dwelling communities, are struggling to have their own land. And he also talked about lot of intersectionality, because of which the education of the children are being is suffered. There are basic facility problems regarding basic facility like electricity, water, sanitation. These issues can be addressed when Forest Rights Act can be implemented, so that they can get the land of their own, which is when these issues will also be able to address. And he says that platforms like these help in raising these issues, making them more raising them more in public, in order to bring these issues to public knowledge. So this is what Advocate Mohammad Akram had to say.
इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर लेना है या कंक्लूड करना है? मीरा जी। नहीं, 2 साथियों ने एक्चुअली हाथ उठाया, तो शायद मोहम्मद इशाक जी, आप बोलना चाहेंगे तो संक्षिप्त में बोलें, उसके बाद एक और साथी भी थे। इशाक भाई, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे क्या? चैट में तो लगातार लिखा जी हेलो। हाँ सर, नमस्कार। जी बोलिए। हाँ, अपना सर एक परिचय देकर बोलिए। मैं मोहम्मद इसाक वनगुजर हूँ सर, उत्तराखंड से। वनगुजर ट्राइबल युवा संगठन से जुड़ा हूँ। अमीर हमजा भाई जो बोल रहे थे वो हमारे अध्यक्ष हैं और काफी संगठन समाज के लिए काम करते रहते हैं। तो मैं एक प्रियंका बहन हमारी जिस प्रकार से कह रही थी कि उनके हाउस वगैरह जो है तोड़ दिए गए और उनको अभी तक नहीं मिला, बड़ा दुख लगता है सर। बहुत सारी जगह हमारे साथ भी, वनगुजरों के साथ जो उत्तराखंड का समुदाय है, इसके साथ भी ऐसी प्रकार की घटनाएं होती रहती थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी पिछले कुछ समय से हमजा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से संगठन और हमारे थिंक राइज एक्ट फाउंडेशन एक है जिसमें अर्जुन कसाना भाई हैं, उनकी तरफ से जिस प्रकार से फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है वो सराहनीय है। जिस प्रकार से जिस कारण हमारे घर वगैरह भी टूटने से भी बच रहे हैं और लोग जो है जागरूक जागरूक हो रहे हैं। तो प्रियंका बहन को मैं ये कहना चाहूंगा कि वनगुजर जो समुदाय है उत्तराखंड का वो पूरा आपके साथ है और आप चिंता ना करें। अगर आपको किसी प्रकार की अगर कोई हेल्प वगैरह की जरूरत है तो हम भी आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आप हमारे अध्यक्ष महोदय मिस्टर हमजा जी और आगे अमन जी भी कुछ लिख रहे हैं तो वो हमारे संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा मैं सुन रहा था जो कश्मीर से हमारे भाई थे अकरम जी, वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 2019 से वहाँ पे लागू हुआ, जैसे 370 हटी वहाँ पे। तो मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कुछ बताया कि इलेक्शन के टाइम में पीडीपी के चीफ जो महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला साहब या जो भी हैं वहाँ पे, जहां तक मेरा अनुभव है, मैं ये अनुभव है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई भी हो, तो वो अपने वोट बैंक के हिसाब से पॉलिटिक्स करती है। हम कहें कि फॉरेस्ट राइट एक्ट तो 2006 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया, तो 2021 चल रहा है, पिछले 15 सालों से ये लागू क्यों नहीं हुआ? एक तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो संसद में बैठ के लोग एक्ट या कोई कानून तो पास कर देते हैं लेकिन उसकी अवेयरनेस हम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। ये भी कहीं ना कहीं हम जो वनवासी लोग हैं, जो लोग जंगलों में रहते हैं, वो अनपढ़ लोग होते हैं और उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी किसकी होनी चाहिए? गवर्नमेंट की। कम से कम जो लोकल लीडर हमारे पास वोट बैंक के खातिर आते हैं इलेक्शन के टाइम में, उनको भी ये ड्यूटी लेनी चाहिए कि हम लोगों तक प्रॉपर चीजें पहुंच पाए। खाली डॉक्यूमेंट में ही पास कर देने से ये चीजें ग्राउंड लेवल तक नहीं आती पहुंचती, ऐसा मेरा मानना है। यही सब मैं कहते हुए अपनी बातों को विराम दूंगा। और आप सब लोगों ने जिस प्रकार से हमें एक प्लेटफॉर्म दिया यहाँ पे अपनी बातें रखने के लिए, इसके लिए आप सबका धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद इशाक जी और जिंदाबाद। और अच्छा लगा कि आपने दिल्ली में जो साथी लड़ रहे हैं, प्रियंका और सभी साथी, उनके साथ भी एकजुटता व्यक्त किया आपने उत्तराखंड की तरफ से। बहुत बढ़िया बात है। अकरम भाई, आप भी अगर बात रखना चाहेंगे तो संक्षिप्त में एक बात रखिए। सॉरी, अमन जी। सॉरी बॉस, नमस्कार। मैं अमन गुजर, वाइस प्रेसिडेंट वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो एक्चुअल में मुझे कहना तो बहुत कुछ था, पर सॉरी, माफी चाहूंगा कि मैं अभी पंजाब था तो मैं समय से ग्रुप में जुड़ नहीं पाया मीटिंग में। तो बस जो अभी आमिर हमजा ने और इशाक ने बताया है और सब साथी जुड़े हैं, मैं सबको जुड़ने के लिए और सहयोग करने के लिए सबको धन्यवाद देना चाहता था। बस इतना ही था मेरी तरफ से, क्योंकि मैं पूरी सुन नहीं पाया और स्पेशली मुझे पता भी नहीं था कि क्या चर्चा होनी है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। तो नेक्स्ट टाइम फिर कभी जुड़ते हैं। और वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन का हर वनवासी को, आदिवासी को जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ती रहती है वहाँ वहाँ जो है पूर्णतः समर्थन मिलेगा, और जिस प्रकार हम जिस तरीके से भी हम सहायता कर सकते हैं हम करेंगे। धन्यवाद।
और किसको हाँ। पूछना है या हेलो? कोई बोल रहे थे ना? अमन भाई आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं, अमन जी का हो गया है। और किसको कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं तो फिर कंक्लूड कर सकती हूँ मैं। मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये अलियांस ग्रुप है, नेशनल अलियांस ऑफ पीपल्स मूवमेंट, इसको हमें चाहिए कि जो हमारे डीएनटी के मुद्दे हैं, डीएनटी के को लेकर मुद्दे हैं या लैंड राइट को लेकर मुद्दे हैं, हम लोगों को पूर्ण रूप से जितने भी हमारे चाहे जम्मू कश्मीर के साथी है, चाहे महाराष्ट्र के साथी है, सभी साथियों को जो है एकजुटता के साथ फिजिकली रूप से भी हम लोगों को एकत्रित होकर हम आपके साथ पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। या एक्सक्यूज मी, आई हैव मुझे कुछ थोड़ा सा बोलना था। हाँ अभिषेक, one second ना, he is yet to finish, so let him finish his. मीर भाई आप अपनी बात कंक्लूड करें, आप कुछ बोल रहे थे ना? बस मेरा लास्ट यही कि हम पूर्ण रूप से वन गुजर ट्राइबल युवा संगठन, जैसे मेरे और साथियों ने भी कहा, और मैं प्रेसिडेंट की तरफ से भी मैं पूर्ण रूप से आपको ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी हम लोगों को फिजिकली रूप से वेबिनार के माध्यम से किसी भी तरीके से हम लोग जो है पूर्ण रूप से सपोर्ट करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि आप लोग जो है जो सिस्टम है, जो तंत्र है गवर्नमेंट का, उसके नजदीक में है, और एकेडमिक सिस्टम से आप लोग भली भांति जानते हैं लीगली और जो है जो पॉलिसियां है गवर्नमेंट की। और हम आपसे भी आशा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप भी जो है हमारा जो हम लोग जो धातर जो ग्रास रूट के लेवल पे जो काम कर रहे हैं हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी अच्छा, अभी और कोई साथी? अभिषेक आप बोल रहे थे क्या? या एक्चुअली मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया। युवराज वो महाराष्ट्र एनएपीएम के साथ जुड़े हुए हैं। आई नो युवराज। तो युवराज एक्चुअली आज का ये वेबिनार का बारे में वो फॉरवर्ड किया था। एक्चुअली आई गॉट रिसेंटली अराउंड अ ईयर आई गॉट इन्वॉल्व विद एनएपीएम इन वेस्ट बंगाल, and the thing is I'm very much interested with this whatever the discussion today, ये forest right और ये जो मैं थोड़ा environment वो जो आंदोलन भी हो रहे हैं उसके साथ जुड़े हुए हो, तो आप ये NAPM का नेशनल लेवल पे ये सब कुछ मतलब ये फॉरेस्ट राइट और जो एनवायरमेंट उधर का जो मतलब जो आदिवासी संप्रदाय है, तो उनके लिए मतलब, तो अगर आपका कोई कॉमन प्लेटफॉर्म हो तो आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू दैट। हेलो जी जी, या नो थैंक्स अभिषेक, या डेफिनेटली हाँ so इसके बारे में हाँ, so that you know like we all can actually know about each other and we can work together and so NAPM में मतलब वेस्ट बंगाल में भी जो मतलब अभी परसों ही सैटरडे एंड संडे एक साइकिल रैली है to save actually a canal which is kind of मतलब वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उसको हाइड्रेन बना रहा है। तो इस मुद्दे पे एक बड़ा साइकिल 24 किलोमीटर का एक साइकिल रैली है। तापस दास actually is organizing it. He was with the NAPM West Bengal for quite some time. So that's what I'm saying that अगर आप लोगों का ये जो फॉरेस्ट राइट एनवायरमेंट इश्यूज को लेके जो नेशनल प्लेटफॉर्म है तो उसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ, यही बोलना चाहता हूँ। थैंक यू। And I just gave my contacts in that chat box, my email and my mobile number. जी जी जी, थैंक्स। नहीं, टीम से आपको कोई संपर्क करेंगे। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट। अभी मैं वैशाली ताई से रिक्वेस्ट करूंगी। वैशाली ताई आप एक्चुअली बोले नहीं क्योंकि महाराष्ट्र में आपका भी काम का काफी लंबा समय से एंगेजमेंट है, तो आप भी प्लीज जरूर बात रखें क्योंकि तीनों साथियों को आपने सुना भी, तो उसको जोड़ते हुए भी एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क में अगर आप बात रखना चाहेंगे तो आप आराम से ना एक 7-8 मिनट तक तो आप बात रखिए और फिर हमारे तीनों स्पीकर्स को 2-2 मिनट का कंक्लूडिंग कमेंट्स के लिए हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद मीरा जी।
मुझे एक्चुअली तीनों भी साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों को हमारे सामने रखा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे सिमिलरली चीजें हैं। जैसे हमजा जी ने जो रखा था सामने कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन और इंक्लूजन का बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि जैसे गुज्जर कम्युनिटी को डीएनटी में इंक्लूजन करने का जो मुद्दा है, तो मुझे लगता है कि उसको लेके भी हम बहुत स्ट्रगल महाराष्ट्र में कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में 42 कम्युनिटीज है, उसमें 40 जो है वो विमुक्त कम्युनिटी है और 28 जो है वो नॉमेडिक कम्युनिटीज है। और हम जब देखते हैं कि समाज व्यवस्था में ये सबसे दबका हुआ समूह है कि विद इन मार्जिनलाइज्ड, वो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है। तो मुझे लगता है कि उसका एक जो कारण है वो है जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो ब्रिटिश ने 1871 में किया था। तो मुझे लगता है अगले महीने में 14 अक्टूबर को उस कानून को 150 साल हो रहे हैं। और हम देखते हैं उसका, जब हम थोड़ा रिव्यू करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी लोगों के जो मेंटेलिटी से ये क्रिमिनल ट्राइब एक्ट नहीं गया है। आज भी हम कुछ समुदाय को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि ये क्रिमिनल माइंड के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि एक उसकी वजह से बहुत सारे एट्रोसिटीज भी हो रही है। और थोड़ा सा हम हाउसिंग और फॉरेस्ट से हम जोड़ते हैं तो मुझे ये महाराष्ट्र में बहुत दिखाई दी कि जैसे गांव के लोगों को एंटी-डीएनटी कम्युनिटीज उनके साथ गांव में नहीं रहना चाहिए। एक वो इस तरह सा उनका थोड़ा सा फोकस रहता है। जब भी कुछ रिहेबिलिटेशन करना है तो हमारे गांव से दूर करो, इन लोगों को दूर जगह दे दो और वहां पे उनका हाउसिंग डेवलपमेंट करो। इस तरह के एक मानसिकता इस गांव के लोगों की रहती है। और बहुत सारे जो एट्रोसिटीज होते हैं तो वो उसमें हमने देखा है कि जो पाल है, जो तांड है, जो उनका जो छोटे छोटे जो उनके हाउसेस है उसको पूरा तरह से डिमोलाइज किया जाता है, जलाया जाता है। और उनको इस तरह का फियर उनके मन में बनाया जाता है कि आप इधर हमारे साथ नहीं रह सकते हैं। तो पहले से ही जैसे हम बोलते हैं कि समाज व्यवस्था में इनको एक तो गांव से बाहर ही रखा है, पर गांव से बाहर भी और दूर आप जाना चाहिए, इस तरह की मानसिकता इन लोगों में ज्यादातर दिखाई जाती है। और मुझे लगता है कि क्लासिफिकेशन का भी बहुत बड़ा इश्यू है। जैसे हम बोलते हैं कि कुछ कम्युनिटीज एससी में है, कुछ कम्युनिटी एसटी में है, कुछ डीएनटी में है, कुछ ओबीसी में है। जैसे महाराष्ट्र में हम है तो हमारे एक अलग से कैटेगरी जेएनटी बनाई है। और जब हमें जो सेंट्रली जब कुछ स्कीम का ये करना पड़ता है तो हमें ओबीसी कह के वहां पे रिकॉग्नाइज किया है। तो मुझे लगता है अलग अलग स्टेट में भी यही सिचुएशन है, एक कम्युनिटी अलग अलग स्टेट में अलग अलग सूची में है। तो मुझे लगता है कि जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उसमें बोला है कि एक पर्सन को एक वोट देना चाहिए, वो धोरण जो बनाया है कि एक आदमी है तो एक वोट दे सकता है। तो मुझे लगता है एक जात है तो वो एक कम्युनिटी एक शेड्यूल में क्यों नहीं है, एक कैटेगरी में क्यों नहीं है, ये अलग अलग। क्योंकि महाराष्ट्र में भी हम देखते हैं कि जैसे मेरी कम्युनिटी रामोशी है तो मैं यहाँ पे विजयंती में आती हूँ, पर कर्नाटक में मैं तो एसटी में हूँ। और विद इन महाराष्ट्र में भी ऐसा है कि जैसे विदर्भ में जो कैकाड़ी है वो एससी में है और वो पश्चिम महाराष्ट्र में आता है तो वो विजयंती में आता है। तो ये बहुत बड़ा एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली इंक्लूजन का एक्चुअली मुद्दा है। और मुझे लगता है कि इस वजह से बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए। जैसे हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र में जो विजयंती कैटेगरी की है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दो ही कैटेगरी संवैधानिक है। तो इसके वजह से हम महाराष्ट्र में बहुत सालों से, मुझे लगता है महाराष्ट्र में एंटी डीएनटी मूवमेंट ये 1980 से स्टार्ट हुआ है। लक्ष्मण माने है, बालकृष्ण रेणके है और लक्ष्मण गायकवाड़, इनके थ्रू ये पूरा मूवमेंट आगे गया है। और तब से उन्होंने ये इस डिमांड्स को आगे रखा है। पर आपको शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल टाइप में डालना है तो आपको पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी देना पड़ेगा। ये यहाँ के पॉलिटिकल लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, इसलिए वो हमेशा हमें मूवमेंट के लोगों को कहते हैं कि आप रेशनिंग का मुद्दा लेके आओ, आप हाउसिंग का मुद्दा लेके आओ, पर आप आपके अधिकार के बारे में बात मत करो। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आती है। और दूसरी चुनौती ये चैलेंजेस मुझे लगता है कि हमेशा जब हम कुछ संघर्ष करते हैं और कुछ डिमांड रखते हैं
तो वो हमें एक आयोग तो दे देते हैं, कमीशन दे देते। उनको लगता है कि ये बहुत ही इजी है कि जो कुछ ग्रुप संघर्ष करेगा उसके लीडर को एक कमीशन के मेंबर या प्रेसिडेंट बना दिया तो इनके पूरे प्रश्न ही ये हो जाते हैं। तो इस वजह से हमें अभी तक 2 कमीशन मिले हैं, रेनके कमीशन और अभी इदाते कमीशन, पर उसके कमीशन ने रिपोर्ट दिया है पर गवर्नमेंट में उसको लेके कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मुझे वो एक चैलेंजेस बहुत बड़ा इसमें लगता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हम इस देश के नागरिक हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ तो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि सीए और एनआरसी का इतना बड़ा मुद्दा यहाँ पे अभी उठा था और उसमें सबसे ज्यादा हम भयभीत हुए थे कि हमारे पास तो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हमें तो इस देश से जाना पड़ेगा। और इस वजह से हमने बहुत बड़ा कैंपेन भी यहाँ पे किया था कि हम सीए और एनआरसी नहीं लागू होने देंगे। तो मुझे लगता है सिटीजनशिप का भी बहुत बड़ा इश्यू है। हमको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आधार कार्ड नहीं मिलता है, रेशनिंग कार्ड नहीं मिलता है, और ये डॉक्यूमेंट नहीं होने की वजह से हमें गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है वो भी नहीं मिलते हैं। दूसरी बात है कि हम कितने हैं ये हमें नहीं पता। मुझे लगता है कि ये भी बहुत है कि सेंसस 1931 में हुआ, उसके बाद कास्ट बेस्ड सेंसस रुकवा गया और अभी तो सिर्फ शेड्यूल ट्राइब का सेंसस हो रहा है। तो हमारे बहुत दिन से ये डिमांड है कि सेंसस हमारा होना चाहिए, हम कितने लोग हैं हमको पता होना चाहिए, और वो पॉपुलेशन के वाइज हमें बजट की प्रोविजन करना चाहिए। पर हमें गवर्नमेंट जैसे अलग रेंकी कमीशन ने कहा था कि ओवरऑल इंडिया में 15% ये विजेंटी कम्युनिटीज है। महाराष्ट्र में तो हम बोलते हैं कि 60 लाख के आसपास हम लोग हैं, पर वो एग्जैक्टली नहीं, वो अंदाजित कहा गया है उसमें। तो इसलिए हमारा वो एक डिमांड है कि सेंसस में सेंसस इनका होना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। दूसरी बात ये दिखाई देती है कि एक तो सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट स्कीम्स आप नहीं ले सकते हैं, और स्पेशली विजेंटी या नोमैडिक ट्राइब्स के लिए हम देखते हैं कि कौन सी भी स्कीम्स महाराष्ट्र में नहीं है। और ज्यादातर ये भी दिखाई देता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो है वो फॉरेस्ट लैंड में रह रहे हैं या गवर्नमेंट के लैंड में रह रहे हैं। तो जैसे घरकुल भी आ रहा है मंजूर होके कि घरकुल की स्कीम कोई भी महिलाओं को मिलती है, पर लैंड खुद की न होने वजह से वो हाउस बिल्ड नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से हमने एक प्रयास किया था कि हम इंदापुर में हमारा काम है 12 गांव में, तो उसमें हमने महिलाओं को संगठित किया और उनको ये पूरा लैंड का रेगुलाइजेशन के बारे में हमने उनको ट्रेनिंग दिया। और हमेशा बार बार हम कुछ तहसीलदार और ग्राम सेवक है, कलेक्टर है, उनसे हमने ये की, और अभी वहां पे 400 लोगों का हमने लैंड रेगुलर करके दिया है। तो अभी कुछ महिलाओं ने खुद का घर बनाया है, जो घरकुल आए थे वो मंजूर करके वहां पे अभी उन लोगों ने खुद का घर बनाया है। तो मुझे लगता है इस तरह से महाराष्ट्र में ओवरऑल हम अभी कैंपेन कर रहे हैं कि जहां जहां ये लोग रह रहे वहां वहां उनको वो जमीन उनको देनी चाहिए। और हमारी ये भी डिमांड है कि 5 या 10 गुंठे जमीन तो इन लोगों को देना चाहिए। जैसे 1 और 2 गुंठे में उन्होंने रहने के लिए घर भी बनाया, तो कुछ किचन गार्डन बना सकते हैं या कुछ वहां पे छोटी मोटी खेती कर सकते हैं कि उनका खुद का सर्वाइवल उसमें होना चाहिए। तो मुझे लगता है और जो गवर्नमेंट के भी जो अलग अलग स्कीम्स हमें दिखाई देती है उसमें, तो ज्यादातर जैसे 5 लाख उनको बोलते हैं कि आप 5 लाख का हम आपको सपोर्ट करेंगे, पर उसमें उनको 1-1.5 लाख रुपए का खुद को पहले इन्वेस्ट करना है। तो मुझे लगता है ये कहाँ से पैसे लाएंगे, इसलिए बहुत सारी स्कीम जो है वो इनको एप्लीकेबल भी नहीं हो रही है। दूसरी बात ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया है और इस कम्युनिटी के जो शूरवीर लोग थे उन्होंने ब्रिटिश को उनके अगेंस्ट बहुत काम करके ब्रिटिश को यहाँ से भगाया है। तो इसलिए मुझे लगता है ये एक तो कारण है कि इनको क्रिमिनल कहा गया है। और इसमें ये दिखाई देता है कि ब्रिटिश ने उस टाइम कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटीज को लैंड्स दी थी, उसको वतनदारी जमीन बोलते हैं। तो उसमें वो जो और सेटलमेंट्स की भी जमीन थी, क्योंकि इन लोगों को सेटलमेंट्स में भी रखा था। पर अभी वो जो सेटलमेंट्स की जो जमीन है या कुछ वतनदारी जो जमीन है वो अभी इन लोगों के हाथ में नहीं है। तो वो तो अभी तो ज्यादातर एक तो गवर्नमेंट के पास ये जमीन दिख रही है या कुछ बिल्डर के पास दिख रही है।
तो मुझे लग रहा है ये भी एक हमारा एक डिमांड है कि जो कुछ हमें जमीन वतनदारी जमीन मिली थी या जो कुछ हमारे सेटलमेंट्स थे वो तो जमीन हमको दीजिए, जहां पे हम हमारा खुद की कुछ कॉलोनीज बना सकते हैं। पर मुझे लगता है कि वो भी उसको भी एक बहुत बड़ा संघर्ष एक्चुअली करना पड़ेगा। दूसरी बात ये दिखाई दे रही है कि जो नॉमेडिक जो ट्राइब्स के जो लोग हैं, जो सीजनल कुछ माइग्रेट हो रहे हैं या उनके ऑक्यूपेशन के लिए, तो ये ज्यादातर गांव या शहरों के बाहर रह रहे हैं, जहाँ पे लैंड्स है और वो ओनर को कुछ पैसे दे के वो लोग वहां पे रहते हैं, गुजारा करते हैं और फिर थोड़े दिन के बाद वापस दूसरी जगह ढूंढ के वहां पे उनके पाल और तांड डाल के वहां पे वो रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे महाराष्ट्र में एक तो स्पेशली विजेएनटी के लिए हाउसिंग स्कीम एक्चुअली बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि घर न होने की वजह से भी ये लोग वंडरिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। और मुझे लगता है कि घर के साथ साथ हाथ को काम भी देना बहुत जरूरी है। तो जैसे हम देख रहे हैं कि फॉरेस्ट के ऊपर बहुत सारे पहले लोग डिपेंड थे, उसको लेके कुछ कुछ अलग अलग चीजें बना रहे थे, बेच रहे थे, पर अभी फॉरेस्ट ही हाथ में नहीं है। तो इसके वजह से लोगों का बहुत सारा जो उनके ट्रेडिशनल जो स्किल्स थे वो अभी नहीं है, वो यूज में नहीं आ रहा है वो। और ये भी दिखाया था कि अल्टरनेटिव्स भी कुछ इन लोगों के पास नहीं है। तो मुझे लगता है ये दोनों भी चीजों को बहुत ही सामने रख के कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स और ये बनाना बहुत जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लग रहा है कि एक तो विजेएनटी के बहुत ही सारे बहुत इश्यूज है, अलग अलग तरह के इश्यूज है। एक तो एक आत्मसम्मान का भी इश्यूज है, प्रतिष्ठा का सम्मान है। और मुझे लगता है कि बाबा साहब ने बोला था कि ह्यूमन रिक्लेमेशन होना बहुत जरूरी है। जब तक हम हमारा मानसिकता नहीं बदलते, मुझे लगता है कि हमको ये अभी बताना चाहिए कि हम ह्यूमन है, क्रिमिनल नहीं है। और ये स्टिग्मा के वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि पाल तांड पे जाते हैं, पुलिस बहुत टॉर्चरिंग करते हैं, बहुत सारे कस्टडियल डेथ हो रहे हैं। महाराष्ट्र में 2 साल पहले रायनपाड़ा का जो घटना घटी थी वो इतनी इनह्यूमन थी। मुझे लगता है हर रोज इस तरह के कुछ केसेस सामने आ रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट का प्रोटेक्शन भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत जैसे सम्मान से लेके पेट के भूख तक बहुत सारे इश्यूज इन कम्युनिटी के सामने है। और मुझे लगता है कि आगे जाके आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुज्जर कम्युनिटी के लोगों ने प्रियंका ताई को एक सपोर्ट दिया कि नहीं हम आपके साथ हैं। मुझे लगता है वो भी एक बहुत बड़ा, सिर्फ बात करने से भी बहुत बड़ी एनर्जी हम में आ जाती है कि नहीं हमारे साथ ये हमारे भाई भी है। तो मुझे लगता है कि सोलिडरिटी भी एक अलग तरह से सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं पर ओवरऑल इंडिया में विजेएनटी कम्युनिटी के सब युवकों की या समुदाय की बननी बहुत जरूरी है। जब तक मुझे लगता है हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम हमारा हक हम नहीं मिला सकते। और इसलिए सिर्फ हम महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में या हम जम्मू कश्मीर में ऐसे न करते हुए है कि हमारा बहुत बड़ा एक नेटवर्क होना चाहिए। और उसको लेके मुझे लगता है कि एक बड़ा स्ट्रगल करना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि अभी इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि युवकों ने इसमें इस सब इशू की एक समझ बना के आगे आने वाले चुनौतियों को किस तरह से हम उस चुनौतियों पे काम कर सकते हैं और हमारा हक और अधिकार हम मिला ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको लेके बहुत काम करना जरूरी है। एक्चुअली बहुत टाइम हुआ है, तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर से धन्यवाद कहूंगी कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर मुझे बुलाया, मॉडरेट करने का चांस दिया। और मुझे बहुत अच्छा गुज्जर कम्युनिटी के जो लोग हैं या अकरम जी है, प्रियंका ताई है, उनसे मैंने बहुत बातें उनसे मैंने सीखी और समझी बहुत सारे कि क्या क्या अलग अलग स्टेट से में इश्यूज है। तो मैं आपका सबका धन्यवाद देती हूँ और यहाँ पे जय हिंद जय भारत। मैं बस वैशाली जी ने जो बात रखी है वो उसको इंग्लिश में एक बार ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सो वैशाली जी, ड्राइंग फ्रॉम द पॉइंट द इश्यूज दैट the speakers had raised and talked about, Vaishali ji talked about the Criminal Tribes Act of 1871 that had stigmatized around 190-200 communities as criminals, and due to that, even in current situations,
people from these communities are still struggling in their everyday lives. The several issues that Vaishali ji raised, one was regarding classification, because in Maharashtra itself, in Maharashtra, if one community is categorized as SC, then if they go to another state, it would be categorized as ST. So, drawing from what Baba Saheb Ambedkar had said about one person, one vote, she also said that if people from Vimukta communities and Gumantu communities should have uniform categorization across the country, and this is the reason why if a person from one community is residing in one state and is being able to avail the welfare schemes pertaining to welfare, if that person moves to another state, they might not actually be able to avail the same. Also, she talked about problems that are prevailing, especially like a lot of people who reside in village, the mainstream society wants them to stay on the peripheries of the village and not alongside with them. So there is a fear of co-living because of the stigmatization that continues. So which is another major problem that needs to be addressed. She talked about the two commission, Ranke Commission and the Edate Commission that were made, and just when people from the community raises the demands, these commissions gets formed and comes up with a lot of recommendations. But when it comes to implementation, the government severely lacks in doing so. Another problem that she talked about was pertaining to the documents in context of CA and NRC, because a lot of people from Vimukta and Gumantu communities struggle to have their documents made, or they don't have their documents made up till now. So there's a lot of fear and insecurity about the CA NRC as well. Vaishali ji also said they had come up with a campaign in order to raise this issue, because the problem that CA NRC would cause to Vimukta and Gumantu communities was relatively less talked about. And another major issue was pertaining to census enumeration. The commissions say that around 14 to 15 crores of the population from Vimukta and Gumantu communities exist in India, but there has been no proper census enumeration for that. So that should also happen, so that the budget allocation for the welfare schemes of these communities can be made more transparent. She talked about like the schemes that does not make logical sense, like if you need to avail 5 lakh rupees, you have to first invest 1.5 lakh rupees. She talked about that. So, and another demand that she feels that needs to be raised strongly is about the settlement lands or the native lands that where the communities which were criminalized were kept, which were criminalized under Criminal Tribes Act were kept, but now those lands are either with some builders or the government owns those lands. So that is one thing. And one major problem that needs immediate addressing is around the dignity of the communities, because there have been a lot of cases of police torture and custodial torture, and a lot of people have lost their lives due to in form of custodial deaths. So which is a very grave problem. And when this happens, because a lot of communities are not categorized neither under SC nor under SC, so the provision of POA is also not Prevention of Atrocities Act is also not does not come into picture to take up that. And she thinks that platforms like these and a solidarity network where youth probably can raise these issues and have a solid network which can raise such demands is very much needed, is what she said.
थैंक यू सो मच हेमंत फॉर द ट्रांसलेशन एज वेल। हमारे जो शायद प्रियंका नहीं दिख रही है, मगर अकरम और अमीर भाई है, तो आप संक्षिप्त में 2-3 मिनट में अपना कंक्लूडिंग कमेंट्स आप अगर देना चाहेंगे तो प्लीज। अमीर भाई। जी जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ। सभी साथियों ने बहुत अच्छे तरीके से बात रखी और काफी समझ में आया कि डीएनटी और सबका मुद्दा क्या है और किस तरीके काम कर रहे हैं। बस मेरा ज्यादा कुछ अ, जरूरी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम लगातार कंटिन्यू इस मुद्दे पर चर्चा करें और कैसे अलग अलग स्टेट्स में जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कैसे जो है डॉक्यूमेंटेशन करके किसी एक प्लेटफॉर्म में लाई जाए, और जहां आवश्यकता है जिस साथी को, जिस संगठन को, वो एक अलियांस बना के कार्य करें। बस मैं सिर्फ इतना ही करूँगा। जी शुक्रिया। अकरम आप बोलेंगे? जी मैम, शुक्रिया एक बार फिर। मैं आप भी बिल्कुल प्रिसाइजली अगर इस पे बात करूं तो मेरे एक भाई कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में सॉरी आप म्यूट हो गए। जी सॉरी। एक बार फिर से आपने यहाँ पे मौका दिया है, बहुत शुक्रिया। मेरे एक भाई ये कह रहे थे कि जम्मू जैसे मैंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे नाम लिया था, तो हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी पार्टी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हों या जो नेशनल लेवल की जो भी ये पार्टीज हों, उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का वोट बैंक के लिए ही इस्तेमाल किया है। और यहाँ पे गुजर बकरवाल कम्युनिटीज के राइट्स को लेके या यहाँ पे उनके जो उनको जिस तरीके से उनको फ्लोरिश किया जा सकता था, उनको लैंड प्रोवाइड की जा सकती थी, उनको उनके राइट्स दिए जा सकते थे, और जैसा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे राइट्स को प्रिजर्व किया हुआ है या हमारे लिए बताया हुआ है, उस तरीके से अगर हमें वो सारे राइट्स मिलते और या हमें हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग दूर दराज जम्मू कश्मीर एक हिली स्टेट है, यहाँ कश्मीर वाला जो एरिया है, कश्मीर का जो खिता है, वहाँ के दूर दराज के पहाड़ों पे जो हमारे गुजर बकरवाल कम्युनिटीज के लोग रह रहे हैं, वहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटीज अगर दी जाए या उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल दिए जाएं, उनकी जो इससे हेल्थ के रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, उनकी फीमेल्स के जो रिलेटेड है कि हेल्थ के इश्यूज जो होते हैं, उनको अगर एड्रेस किया जाए सरकारों की तरफ से, या यहाँ के ये जो पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल जो लोग हैं, ये अगर इन चीजों को पे काम करें तो ये चीजें बदल सकती हैं। मगर क्योंकि हमारे लोगों को यहाँ इनफैक्ट यहाँ जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तबका है जो गुज्जर बकरवाल तबका है, ये काफी बड़ा तबका है, सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो 2011 के सेंसस में जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवालों को पूरी तरह से कवर नहीं किया गया था, क्योंकि जो सेंसस का टाइम ये चूज करते हैं उस टाइम मोस्टली जो जम्मू कश्मीर में नोमैड जो लोग होते हैं वो पहाड़ों की तरफ, समर्स में पहाड़ों की तरफ चले गए होते हैं, और कुछ ऑन द वे होते हैं कि अपने लाइवलीहुड के साथ जो अपने पहाड़ों की तरफ, अपने पास प्लेसेस मिडो की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो सेंसस में नहीं आते। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ सेंसस करने वाले जो लोग हैं, वो एम्प्लॉइज जो वहां नहीं पहुंच पाते। तो इस सारी चीज के ऊपर फिर से काम करने की जरूरत है, दोबारा से सेंसस होना चाहिए हमारे यहाँ और हमारे इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पे जो गुजर बकरवाल तबका है, ये मुस्लिम लोग हैं, तो हमारे यहाँ चीजों को कम्युनलाइज किया जाता है। हमारे यहाँ चीजों पे जैसे यहाँ पे कई बार गुजर बकरवाल लोगों के साथ पुलिस की तरफ से हरासमेंट होती है, एविक्शन ड्राइव स्टार्ट की जाती है, और इन द गार्ब ऑफ सो कॉल्ड एविक्शन जो है, हालांकि हमारे पास फॉरेस्ट राइट जो हमारा अगर हक है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी वो जमीन हमारी ही होगी, हमारे लोगों की ही होनी चाहिए। मगर उन्हीं जमीनों से जहाँ पे हमारे जिन जमीनों के ऊपर हमारे ही माल का हक है, हमारे ही लोगों का हक है, वहां पे हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए या दूसरी एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल करके
हम उस जमीन से का जो है फायदा ले सकते हैं। उन्हीं जमीनों से हमें हटाने के लिए हमारे ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया, बल का इस्तेमाल किया जाता है और हमारी यहाँ कुछ ऐसी जो अब ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसी फोर्सेस भी हैं जो जम्मू कश्मीर में गुजर बकरवाल को सॉफ्ट टारगेट समझती हैं, किसी तरीके से भी कम्युनलाइज करके उनको मारने के लिए, उनको हरास करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको लैंडलेस करने के लिए, उनको तो यहाँ बेघर करने के लिए। तो हमारा ये मानना है, अभी मैं ये चीज कहने में हिचकिचाऊंगा नहीं कि हमारी आवाज अगर जम्मू कश्मीर में मीडिया के माध्यम से, कश्मीर एक देश सेंट्रल इशू है पूरे इनफैक्ट सिर्फ इंडिया का नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे कश्मीर वाली चीजों पे पॉलिटिक्स की जाती है। हमारा जम्मू कश्मीर का गुजर पूरी तरह से नेशनलिस्ट है। इस चीज को हमें कोई इन चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। हमें कोई हमारी आइडेंटिटी के लिए हमें कोई अपने कास्ट बताने की जरूरत नहीं है। हमारे बेसिक इश्यूज को एड्रेस करने के लिए सरकारें हमारे मीडिया में हमारी बातें जो है बड़ी हमें कम स्पेस मिलती है कि हम अपने इश्यूज को वहाँ मीडिया के सामने ला पाए, सरकारों के सामने ला पाए। यहाँ पे हमारे जैसे हमारे लोगों को जैसे वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ वही है। उसके अलावा हमारे लोगों के इश्यूज को एड्रेस करने के लिए वो सारी चीजें हमारे साथ बहुत कम की होती हैं। और हमारा फॉरेस्ट एक्ट अगर यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट होता है तो ये एक हमारे लिए राहत होगी। तो मैं एक पोइट है बहुत मशहूर इलामा इकबाल साहब, उनका एक शेर है जिसको पोइट्री कहेंगे, वो यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये दस्तूर ज़बाबंदी है क्या तेरी महफिल में, ये दस्तूर ज़बाबंदी है क्या तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबां मेरी। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अकरम जी। अभी अश्विनी को मैं हैंड ओवर करूंगी। अश्विनी साथी है जो इस पूरे सीरीज को ऑर्गेनाइज करने में लगातार उनका पूरा मेहनत है। तो एक छोटा सा गीत हम प्ले करेंगे, अश्विनी थोड़ा सा उसका संक्षिप्त में बताएंगी और फिर हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ेंगे। जिंदाबाद साथियों, अभी हम लोग एक सॉन्ग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है देश देश कसला, जिसको लिखा है जिसको मतलब लिरिक्स और कॉन्सेप्ट है उसके धम्म संगिनी रमा गोरा की है और म्यूजिक धम्म और सिद्धार्थ ने दिया है और म्यूजिक जो गाया है प्रवीण खाड़े और प्रियपाल गायकवाड़ ने गाया है। तो हम जो पिछले सेशन से जो विमुक्त और भूमंत समुदायों के मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा, रोजगार, आवास का मुद्दा जो आज हमने डिस्कस किया, लैंड का, फॉरेस्ट का मुद्दा और जो एक आपराधिक स्टिग्मा है और कैसे वो पिछले कई मतलब सदियों से वो वंचित दुर्लक्षित है। तो ये गाना उसी के ऊपर बनाया गया है। बेसिकली वो मराठी में है लेकिन इंग्लिश सबटाइटल्स है। तो सॉन्ग देखिए आप। आम्ही पारधी मनुष्य आणि पारधी नाही, आम्ही भी एक माणूसच आहे। देश देश कसला, देश देश कसला, देश देश कसला, त्यो मिळू दे मलाही, देश देश कसला, त्यो मिळू दे मलाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, देश देश कसला। आमचं गहाल, पाण्या वगर मासातच आमचं गहाल, कुणाच्याच दप्तर
दप्तरात कशी नोंद नाही, कुणाच्याच दप्तरात कशी नोंद नाही. गोसाव्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही. तुरुंग सुरुंग भवताली सारा, ग चुरुंग भवताली सारा. हिला काय सांगू जळता निखारा, हिला काय सांगू जळता निखारा. हे गारी ठप्पा, हे गारी ठप्पा का जाता जात नाही, हे गारी ठप्पा का जाता जात नाही. पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही. बोलू दे मला ग, ऐक तू मला ग, बोलू दे मला ग, ऐक तू मला ग. माणसात मिसळून घे जरा मला ग, माणसात मिसळून घे जरा मला ग. मी कुठे भटकू, मी कुठे भटकू तू न्याट घे जराही, मी कुठे भटकू तू न्याट घे जराही. पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही. हमा कपटान करून गवजा, हमा कपटान करून गवजा. कसा करतिया का गाजा वाजा, हमा सोडल्यास तुला अर्थ नाही, हमा सोडल्यास तुला अर्थ नाही. पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही. नको अंत पाहू, नको माझ दाऊ, नको अंत पाहू, अग नको माझ दाऊ. बेगुमान वाटा किती मी गसाहू, बेगुमान वाटा किती मी गसाहू. मला बोलायाला, मला बोलायाला तुला त्वांड नाही, मला बोलायाला तुला त्वांड नाही. कैकाड्याच्या पालावर, तिरुमल्याच्या पालावर, बेलदराच्या पालावर, गोसाव्याच्या पालावर ये ग लोकशाही. देश देश कसला तो मिळू दे मलाही, देश देश कसला तो मिळू दे मलाही. पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, पारध्याच्या पालावर ये ग लोकशाही, ये ग लोकशाही. ये ग लोकशाही. कसला, देश देश कसला, देश देश कसला तो मिळू
हाँ, अश्विनी। सॉरी साथियों, मैं पहले बताना भूल गई थी कि इसे बनाया है एल्गार सांस्कृतिक मंच मुंबई ने। तो मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने समाज में जो सबसे शोषित वंचित समुदाय है उनके ऊपर ये सॉन्ग बनाया। इस सॉन्ग में हम देख सकते हैं कि घुमंतु विमुक्त समुदायों को कितनी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। सॉन्ग से और पहले भी सेशन से जैसे मैंने बताया कि अपराध के नाम पर मतलब जो हिंसा होती है, जातिगत भेदभाव होता है, प्राथमिक सुविधाओं का अभाव है, आजीविका के साधनों का अभाव है, जमीन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और मतलब ये सब दिखाता है कि एक ऑपरेसिव सिस्टम और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चरल वायलेंस को दिखाता है। और इसकी वजह से आज भी ये जो घुमंतु समुदाय है वो अमानवीय तरीके से उनको रहना पड़ रहा है। और सॉन्ग की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक मतलब मराठी में हो और थोड़ा इंग्लिश सबटाइटल्स है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहती हूँ कि एक महिला को बताना पड़ रहा है कि मैं भी इंसान हूँ, हम भी इंसान हैं। बीच बीच में जो सवाल पूछे हैं वो सोचने लायक है कि ये देश क्या है और ये हमें कब मिलेगा, डेमोक्रेसी हमारे डेरे पे कब आएगी, हमारा क्रिमिनल ट्रैप क्यों नहीं खत्म हो रहा है, मुझे भी बोलने दो, मुझे भी सब लोगों में शामिल होने दो, हम कितना घूमे, हम कितना इंतजार करें। और ये सब सवाल हमें गहरी सोच में डालते हैं। हालांकि इतनी परेशानियां और शोषण के बावजूद इनका अपने हक के लिए एक बड़ा संघर्ष भी रहा है। बहुत लंबे समय से वो अन्याय के विरोध में संघर्ष कर रहे हैं। जैसे कि ये समुदाय नैसर्गिक संपदा, जल, जंगल और जमीन पे ही निर्भर थे और है। उनके हुनर भी उसी से जुड़े हुए हैं। इतिहास काल से मतलब वो सरंजामी, पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, पुरुष प्रधानता, जाति प्रथा से वो पीड़ित है। इसके खिलाफ उन्होंने अपनी आवाजें हमेशा बुलंद की है। और इनकी यही लड़ने की ताकत की वजह से उन्हें बाइल ऑफ क्रिमिनल डिक्लेयर करके दबाया गया। और इनका संघर्ष और इतिहास अभी भी इनविजिबल ही रहा है। क्योंकि सरकार में सुनवाई होती नहीं है, स्पेशल पॉलिसी प्रोग्राम्स नहीं है, शासन और समाज में संवेदनशीलता नहीं है, मीडिया इनके संघर्ष और शोषण के मुद्दे सामने नहीं लाना चाहता है, और न्याय की मांग करो तो और क्रिमिनलाइज किया जाता है। फिर भी इन समुदायों से कुछ लोग संगठित हुए हैं और अपने आंदोलन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में संवेदनशीलता लाने की भी कोशिश कर रहे हैं और अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप इस सेशन में देख ही रहे हैं कि अलग-अलग साथी अलग-अलग जगह से अपने-अपने लेवल पे या कभी एक साथ आकर भी संघर्ष कर रहे हैं। बहुत परेशानियों के बावजूद भी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आज इन्हीं समाजों में से समाज सेवक, अध्यापक, वकील, संशोधक बनकर काम कर रहे हैं। जिसमें हम देख सकते हैं कि आज पूरे देश में डीएनटी नेशनल अलायंस ग्रुप है, ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क है, लोकधारा जैसे एक बहुत बड़ा संगठन है। ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे एंटी डीएनटी समाज के आंदोलनों को लेकर। और एक बहुत ही सराहनीय बात है कि अलग-अलग समाज में भी मतलब एक संवेदनशीलता बढ़ रही है। अलग-अलग विश्वविद्यालय और जैसे हम देख रहे हैं कि अभी नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट या बाकी दलित मूवमेंट्स है। कुछ-कुछ छोटे-छोटे समुदाय हैं, जैसे भोपाल से मुस्कान है। और तो ये सब लोग भी एंटी समाज के लिए, के हकों के लिए आवाज उठा रहे हैं। तो यही कह के मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। धन्यवाद अश्विनी। लगभग हम कार्यक्रम के समाप्ति में है, तो मैं पार्थ को रिक्वेस्ट करूंगी। पार्थ हमारे युवा साथी एनएपीएम गुजरात से, वो सभी को धन्यवाद भी देंगे और इसका समापन करेंगे। धन्यवाद मीरा। आवाज आ रही है ना? हाँ। पहले तो तीनों वक्ताओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, मोहम्मद मीर जी, प्रियंका भट्ट जी और एडवोकेट मोहम्मद उकरम जी का। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एनएपीएम के इस युवा संवाद के साथ जुड़े और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर सबके सामने बात रखी। तो दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा वैशाली जी का, जिन्होंने संचालन तो बहुत बखूबी किया ही, पर उसके साथ अपनी बात भी जोड़कर जो पूरा समापन किया, उससे सारे मुद्दों का एक तरह से जुड़ाव और एक काफ़ी मतलब जुड़ा हुआ और एक विस्तृत पूरा चित्र हमारे सामने रखा, तो वो एक उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो साथी अभी तक जुड़े हुए हैं ये ज़ूम के माध्यम से या अन्य प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से,
तो उन सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो उन्होंने अपनी धीरज के साथ ये पूरे संवाद में अभी तक जुड़े हुए रहे हैं। अश्विनी जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि और उनके साथ भी जो ये पूरा विचार जिन साथियों ने मिलकर पूरा किया है, उनका भी धन्यवाद। और ये पूरा आयोजन सफल बनाने के लिए जो टेक्निकल टीम ये पूरा ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाई है, मैसेज तैयार करने से लेकर ये अभी ये कॉल सेट करने तक की, तो वो पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। एनएपीएम की ओर से 2 बातें मुझे लगता है महत्वपूर्ण है जो जोड़नी चाहिए। कई साथियों ने जो एक दूसरे के संघर्षों या आंदोलनों के साथ जो सॉलिडारिटी दिखाई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एंड एनएपीएम भी उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो भी अब से एनएपीएम का एक तरह से हिस्सा है, वो हमें याद करना चाहिए। और जिन्होंने जुड़ने के लिए बोला है, अभिषेक का एक नाम अभी तुरंत मुझे याद आ रहा है, पर बाकी भी सभी साथी ने बोला है कि हमें एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए और इस तरह के संवाद होने चाहिए। तो राज्यों के भी जो एनएपीएम संगठन है या इकाई है, उनके साथ भी उनके कांटेक्ट जो आए हैं उसको हम शेयर करेंगे और उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर जो एनएपीएम का संगठन है, उससे भी उनका जुड़ाव किस तरह से अलग-अलग तरह से हो सकता है, उसके बारे में उनको जोड़ेंगे ही। और आगे भी किस तरह से साथ चलेंगे उसका एक एक्शन प्लान जैसा भी बनाएँगे। तो सभी का धन्यवाद। मीरा। नहीं, बस हो गया। जिंदाबाद सभी साथियों। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और हेमंत ने भी शायद ट्रांसलेशन काफ़ी किया था, तो उनको भी धन्यवाद। हाँ, सॉरी। हाँ, हेमंत का भी धन्यवाद कि हम उनका नाम ट्रांसलेशन करने के वक़्त भी भूल गए थे और मैं भी भूल गया, पर उन्होंने एकदम अच्छी तरह से ट्रांसलेशन या जिंदाबाद साथियों। जिंदाबाद।